नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ हमारा देश। अब 2025 में आजादी के 78 वर्ष पूरे करने वाला है और अब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। इन 78 सालों में देश कहाँ पहुंचा, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, आज हम दोनों कहाँ हैं, कौन कौन सी बाधाएं हमारे रास्ते में हैं और भविष्य में हम किस तरफ पहुंच रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। 78 साल हमारी आजादी के हो गए। बिल्कुल। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। पहले तो बधाई आपको भी और बाकी सभी देशवासियों को बधाई। अब अगला सवाल ये है कि इन 78 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, आज हम कहाँ हैं और भविष्य में किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, खोया तो कुछ नहीं देश ने। जी, जो जितने साल देश गुलाम रहा अंग्रेजों के या उससे पहले, वो दौर खोने का था। आजादी के बाद जब हम 15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन हुआ, जी, उसके बाद से जो 78 साल हुए 15 अगस्त को, निश्चित रूप से देश ने बहुत प्रगति की है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, हम उस समय मान लो 34 करोड़ थे, आज हम 144 करोड़ हो गए। तो पॉपुलेशन में भी हमारे लगभग 4 गुना से ज्यादा हम बढ़ोतरी हुई। और बहुत से देश इसको देखते हैं कि जो बड़ी आबादी वाले देश हैं वो प्रगति नहीं कर पाते। पहले कहा ही जाता था, हमारे था कि जितने कम बच्चे होंगे, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हर साल हम एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा करते थे। लेकिन कई मायनों में जो जनसंख्या ज्यादा है ना, वो एक प्लस पॉइंट भी होता है। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक अमेरिका को छोड़ दो जो 34 करोड़ का देश है, लेकिन चीन जो हमारे बराबर ही 144 से 143 करोड़, भारत, चीन दूसरे नंबर पे, हम चौथे नंबर पे हैं। तो ये कहना बहुत गलत उस दौर में था कि ज्यादा जनसंख्या है तो उसको हम कहाँ से साधन देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे, उसके लिए अनाज कितना कहाँ से उपज करना पड़ेगा। लेकिन इन 78 सालों में देश ने ये दिखाया। पहले पंडित नेहरू रहे प्रधानमंत्री 17 साल तक, फिर इंदिरा गांधी रही 2 टर्म में 16 साल, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मनमोहन सिंह रहे, पीवी नरसिम्हा राव रहे, बीच में लाल बहादुर शास्त्री का भी दौर है। हर प्रधानमंत्री के काल में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, देश ने प्रगति की जो रफ्तार पकड़ी है, और कई देश जो हमारे साथ आजाद हुए, हमसे बाद आजाद हुए, आज हमारे मुकाबले नहीं खड़े। एक चीन को कह सकते हैं हम, 1947 में हम आजाद हुए और 1949 में चीन में जो रिपब्लिक चाइना ऑफ की जो स्थापना हुई पीपुल्स की, तो चीन ने निश्चित रूप से पिछले 20-30 सालों में चीन ने निश्चित रूप से हमसे ज्यादा प्रगति की। उसके अलग कारण है, फिर किसी दिन चर्चा होगी। लेकिन आज कि हम इन 78 सालों में, जहां देश में एक सुई नहीं बनती थी, कोई बांध बड़े नहीं थे, कोई कार के फैक्ट्री नहीं थी, हम अब चंद्रयान तक पहुंच गए। उस समय हमारे 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था जब हम आजाद हुए। अब 4 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर सरकार के समय में कुछ न कुछ ऐसी प्रगति हुई है जिसका आज हम असर देखने को मिल रहे हैं, और जो दुनिया में आज हमारी आवाज सुनी जा रही है, वो ये एक दिन की प्रगति नहीं है, एक दशक की प्रगति नहीं है, या 20 साल की प्रगति नहीं है। ये निरंतर जो धीरे 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 हमने रफ्तार पकड़ी, और तमाम जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उन तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए देश आज एक ऐसे मुकाम पे खड़ा हुआ है कि जब बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, और हर मामले में, चाहे वो खेल का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे कृषि उत्पादन का मामला हो, चाहे बिजली बनाने का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, हर फील्ड में हमने प्रगति की है। और प्रगति की रफ्तार निश्चित रूप से जिस गति से बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में हम देखो कि दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इस समय 3% से कम उनकी ग्रोथ रेट चल रही है, लेकिन भारत की 6 के आसपास ग्रोथ रेट चल रही है। वो ये चीज दर्शाती है। और ये आंकड़े आपके, हमारे या भारत सरकार के नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या विश्व बैंक की रिपोर्ट में जो आता है कि भारत की प्रगति, या जितनी एजेंसियां जो निर्धारण करती हैं देशों की प्रगति का, वो एजेंसियां भी मानती हैं कि नहीं, भारत की जो रफ्तार है, वो चाहे वो कोरोना का काल रहा हो, कोरोना के काल में भी जब बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई थी, हमारा देश खड़ा रहा। और ये 144-45 करोड़ देश के जो भारतीय हैं, भारतीय देश, उनके पराक्रम का ये प्रतिफल है। सरकारें उसमें अपनी नीतियां बनाती हैं, लेकिन जब तक पूरे देश का सहयोग नहीं मिले
तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सरकारों के बदौलत ये काम हुआ। इसमें देश की जनता और जो उसमें जज्बा था कि हमको आजादी मिली है तो हम भी दूसरी देशों की तरह प्रगति क्यों नहीं कर सकते, और सरकारों ने उसको पुश किया अपनी नीतियों के जरिए। तो हर सरकार के कार्यकाल में काम हुए और आगे भी ये काम चलते रहेंगे। लेकिन एक बात कही जाती है, क्या राजनीति देश के विकास में कहीं बाधक है? आपसी राजनीति जो खींचतान की राजनीति रहती है, हमेशा विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष वाले काम नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष को लगता है कि विपक्ष जन कल्याणकारी योजना लागू नहीं होने देता। तो क्या ये राजनीति हमारी राह में रोड़ा है? नहीं, देखिए, मैं रोड़ा नहीं मानूंगा, ये लोकतंत्र की खूबी है। चीन है हमारे सामने, वहां कोई आवाज उठा सकता है, सरकार के खिलाफ बोल सकता है, सड़कों पे प्रदर्शन कर सकता है, संसद में हंगामा हो सकता है? संभव नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबी है। और विपक्षी दल अगर सरकार पर प्रहार करते हैं, सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, तो उनका मकसद एक होता है, उसमें देश की तरक्की। अगर कोई चीज गलत होती है, आज जैसे अभी इन दिनों अगर हम देखें जो चर्चा में है SIR, जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन हो रहा है बिहार के अंदर, उसको लेके बवाल मचा, फिर कर्नाटक की मतदाता सूचियां, तो इसमें चुनाव आयोग पे आरोप लग रहे हैं, आक्षेप लग रहे हैं, संवैधानिक संस्था, ये एक चीज है। देखिए, अगर कोई चीज गलत पकड़ में आती है, अगर एक ही मतदान, एक ही बिल्डिंग में अगर 90 लोग हैं जहां 10 लोग नहीं रह सकते, और वहां सालों से उनके हैं और वो वोट भी डलते हैं उनके, तो ये जो कमी है, ये लैप्स है, ये चुनाव आयोग का है, कर्मचारियों का है, राजनीतिक दलों का है। ये बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये सब चीजें देखने की। लेकिन आपने कहा कि क्या विकास में बाधा पड़ती है? निश्चित रूप से संसद का सत्र अगर नहीं चलता है तो थोड़ा बहुत उसका फर्क पड़ता है। जब हम आजाद हुए तो हमारे प्रति व्यक्ति आमदनी 249 रुपए थी, आज 2 लाख रुपए से ऊपर हो गई। 200 रुपए, 249 रुपए, मतलब 250 रुपए प्रति व्यक्ति सालाना, आज 2 लाख रुपए हो गई। तो कितने गुना बढ़ी है ये? 1000 गुना। 1000 गुना की जो बढ़ोतरी है, वो अगर ये इस तरह की जो बाधाएं आती विपक्ष का, या वो, हम जब आजाद हुए तो देश में 18% लोग साक्षर थे, मतलब 100 में से 18 लोग पढ़े हुए थे, और बाकी नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं। अपना रोजी रोटी कमाओ, कोई कुम्हार काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई दूध का काम कर रहा है, और कहीं सरकारी उसमें लग गए, पढ़ने लिखने का काम ही नहीं। जिनको सरकारी नौकरी में जाना था वो पढ़ते थे। आज 78% लोग देश के शिक्षित हैं। तो ये किस वजह से हुआ? सरकारों ने भी उसको आगे बढ़ाया, शिक्षा को, कि हम साक्षर होंगे तभी प्रगति करेंगे। जब हमें पता चलेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, तभी हम प्रगति करेंगे। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय 18 या 20 एयरपोर्ट थे, आज 155 एयरपोर्ट है। दूसरे हम जब देशों की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से कई विकसित देशों के मुकाबले हमारी रफ्तार कम होगी, लेकिन जो आर्थिक साधन संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, उनमें देखकर ये कहा जा सकता है कि ये रफ्तार बहुत बड़ी है। और आने वाले 5 सालों में आप देखना, जो 150 की स्पीड, 150 जो एयरपोर्ट की है, ये 300-400 एयरपोर्ट होंगे। तो हर क्षेत्र में प्रगति की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमने एयरपोर्ट बनाए हैं, या 18 से हमारी 70% साक्षरता हो गई है, या जो 249 रुपए थी वो 2 लाख रुपए हो गई है आज। ये हर जीवन के हर पहलू ऐसा होता है। या बिजली का उत्पादन, जो 1500 मेगावाट होता था, 4,20,000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। तो ये प्रगति की जो रफ्तार है, बहुकोणीय प्रगति जिसको कहते हैं ना, चहुमुखी विकास, वो चहुमुखी विकास देश ने किया है निश्चित रूप से। और ये पूरे सभी सरकारों की उपलब्धि इसमें समाहित है। अच्छा, हमारे साथ साथ एक और देश उसी दिन आजाद हुआ, भारत के साथ ही आजाद हुआ, पाकिस्तान। दोनों ही एक ही दिन आजाद हुए। वो 14 अगस्त को मनाते हैं, हम 15 अगस्त को। आज अगर दोनों की तुलना की जाए तो दोनों देश एक दूसरे के मुकाबले कहाँ खड़े हैं? देखिए, पाकिस्तान से तो क्या तुलना करें हम? तुलना जब हम चीन से, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, जर्मनी और जापान से हो रहा है, पर चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, और किस तरह का पड़ोसी है वो किसी से छुपा नहीं है। मैंने जैसे कहा कि लोकतंत्र हमारी खूबी है, और पाकिस्तान में लोकतंत्र रह रह के चमकता है जी। कभी लोकतंत्र आ गया, कभी सेना आ गई, कभी लोकतंत्र आ गया, कभी सेना आ गई। पाकिस्तान बेशक हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ हो, लेकिन 78 सालों की उस यात्रा पे अगर हम नजर डालते हैं तो आप देखिए कि कई बार वहां पे जो सरकारें, चुनी हुई सरकारें थी, उनको अबदस्त करके मिलिट्री शासक आए, चाहे वो याहिया खां आए हों, चाहे वो जियाउल हक आए हों, चाहे परवेज मुशर्रफ आए हों, और जुल्फकार अली भुट्टो जो प्रधानमंत्री थे देश के, उनको सरेआम फांसी दी गई।
उनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो वो चुनावी रैली में बम धमाके में मारी गई। जियाउल हक जो राष्ट्रपति थे और सेना तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बने थे, उनका प्लेन हवा में क्रैश हो गया। वो साजिश थी, वो वैसे ही क्रैश नहीं हुआ। अभी 2 साल 2.5 साल पहले तक जो देश के प्रधानमंत्री थे वो जेल के सीकचों में बैठे हैं। परवेज मुशर्रफ जो इतने शक्तिशाली सेना अध्यक्ष थे, उनको निर्वासन काल बिताना पड़ा दुबई में और संयुक्त अरब अमीरात में। तो वहां से तुलना करें और भारत में तुलना करें, एक आपातकाल के दौर को छोड़ दो, क्या परिस्थितियां थी वो आज चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन 78 साल के अंदर किसी की भी सरकार बनी हो, आरोप प्रत्यारोप, विरोध, संसद में धरना, हंगामा, सड़क पे होना, गिरफ्तारी, ये लोकतंत्र की खूबी है। इसके बावजूद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री को फांसी दे दी गई हो। उनका प्रेम, ठीक है, वो इंदिरा गांधी की एक हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, वो दूसरे विषय थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं, इस मतलब राजनीति से के आरोप प्रत्यारोप से कि किसी विपक्षी ने मरवा दिया हो। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज आम है और आज भी आप देख रहे हो कि वहां कहने को शहबाज शरीफ है लेकिन सेना अध्यक्ष की ज्यादा चल रही है। हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास 20 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखो, हम जब एक तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान की स्थिति है कि वहां आए दिन विश्व बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगर उनको मदद नहीं मिलती है तो दिवालियापन के कगार पे आ जाता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत की किसी भी स्थिति में तुलना नहीं हो सकती। एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ, ये है हमारा पड़ोसी, इसलिए हम चर्चा करते हैं। एक जमाने में पाकिस्तान से हमारी तुलना होती थी, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, जब देश प्रगति विकासशील देशों की में आता था। अब हम विकासशील तो है लेकिन विकसित देशों की श्रेणी में हम जा रहे हैं। तो पाकिस्तान से तुलना करना आज की तारीख में बेईमानी है। भारत में जिस भी क्षेत्र में है, आज भारत स्वावलंबी होता जा रहा है। बहुत सी चीजें भारत में बनने लगी हैं, सैन्य उपकरण हो चाहे और चीजें हैं। और यही नहीं, हम दुनिया के दूसरे देशों को दे भी रहे हैं, सैन्य उपकरण भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं। कोरोना काल का हमको ध्यान होगा सबको, पूरा देश जब पूरा उसमें हो रहा था तो वैक्सीन की कितनी डोज हमने बाहर दुनिया में भेजी। तो वो हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे साइंटिस्टों की, हमारे यहाँ जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है, उन्होंने इतना सामर्थ्य दिखाया ना कि जब ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर एक ऐसी जीवन रक्षक जो दवाई है वो घर में एक के पास है तो मैं चाहता था मैं ले लूं, दूसरा भाई चाहता दूसरा ले ले, ऐसे में भी भारत ने दूसरे देशों को पहुंचाई। तो इसी वजह से ये स्थिति बनी है कि आज भारत दुनिया के विकसित देशों की कतार में पहुंच रहा है और ये 78 साल की हमारी बड़ी पूंजी है, बड़ी उपलब्धि। अब हमारे विकास में कुछ विसंगतियां हैं। जैसे अगर आलोचनात्मक ढंग से देखा जाए, एक तरफ हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में अभी भी बहुत सारे लोग भुखमरी का शिकार हैं, जिनको पहनने को कपड़े नहीं है, कोई छत नहीं है उनके सिर के ऊपर और खाने को अनाज नहीं है। तो कई बार जो आलोचक हैं वो ये बात भी कहते हैं कि भारत को चंद्रयान से क्या मिला, अपने देशों का, अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। ये जो विसंगतियां हैं ये हम कब दूर कर पाएंगे? नहीं, देखिए ये विसंगतियां जब से देश आजाद हुआ, जब से जो सरकारें रही उन पर आरोप लगते रहे जी। और लेकिन जिस समय आप ये देखिए कि देश आजाद हुआ, हमारे यहाँ 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, आज 15% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं। तो उपलब्धि तो है जी। आप कहते हो कि जब घर में रोजगार नहीं है या ऐसी विसंगति, हम मंगलयान पे क्यों जाए? जो व्यक्ति गरीब है, रोटी नहीं खा सकता, उसको 1-2 टाइम की रोटी नहीं है, वो भी दिवाली के दिन घी का दिया जलाता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास रोटी खाने को नहीं, घी का दिया क्यों जला रहे हो, क्योंकि उसका प्रतीक है वो। चंद्रयान पे हम पहुंच रहे हैं या मंगल की तैयारी कर रहे हैं हम, ये हमारी दुनिया के दूसरे देशों में दिखाती है कि हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है जी। दुनिया में जितनी भी, चाहे सुनीता विलियम्स गई हो, हमारी जितने भी वैज्ञानिक जा रहे हैं, अभी शुभांशु शुक्ला गए, तो ये दुनिया के, तो पाकिस्तान क्या ऐसे सोच सकता है? क्या वो चंद्रयान की कल्पना कर सकता है? उनके संसद में विपक्षी नेता कहते हैं कि एक तरफ भारत है कि वो मंगल पे और चांद पे जा रहा है और एक हम यहाँ IMF के सामने कटोरा लेके खड़े हैं, या कभी संयुक्त अरब अमीरात, कभी सऊदी अरब के साथ हम पैसे के लिए ताकते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये उपलब्धि है और बड़ी उपलब्धि है। अगर 70-80% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और आज 15 रह गए, इसका मतलब 65% लोग गरीबी रेखा के ऊपर गए ना जी। और किसी भी चीज का अनुमान अर्थव्यवस्था का कैसे लगाया जाता है? आज भारत 145 करोड़ का देश है
हो सकता है कि 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे हों, 60% लोग ऐसे हों जो अपना जीवन जैसे तैसे चला रहे हैं, मध्यम वर्गीय जिनको कह लो। लेकिन 20% लोग जो उच्च आय वर्ग में हैं, वो 20% जो आबादी होती है ना, वो 28-29 करोड़ होती है जी। आप फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड चारों की अगर आबादी जोड़ लो ना, तो 28 करोड़ नहीं होती। तो 28 करोड़ लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग पावर बहुत है। तो अर्थव्यवस्था किससे चलती है? हर चीज से चलती है। तो ठीक है, विसंगतियां थी, है और रहेंगी, ये हर देश के सामने है। आज अमेरिका इतना विकसित राष्ट्र है पूरे दुनिया में, वहां भी आप देखो रोजगार बेरोजगारी के जो आंकड़े आते हैं, वहां भी लोगों के पास रोजगार नहीं है। बहुत से लोगों चीजों को लेकर आंदोलन होते हैं, मुद्दे अलग हो सकते हैं। वहां मुद्दा ये हो सकता है कि बेरोजगारी भत्ता $20,000 मिल रहा है तो 30,000 क्यों नहीं हो। हमारे यहाँ मुद्दा ये रहता है कि 2 करोड़ रोजगार का अगर वादा सरकारों ने किया था तो पूरा क्यों नहीं हो रहा। तो ये विसंगतियां तो देखिए सरकारों के साथ रही हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन 78 सालों में जो भारत ने तरक्की की है, निश्चित रूप से वो दुनिया के और दूसरे देश जो हमारे से पहले या हमारे समकक्ष जो आजाद हुए, उनके मुकाबले आज हमारी प्रगति की रफ्तार कहीं बेहतर है। बिल्कुल। अब भारत के प्रधानमंत्री और अभी जो भारत सरकार है, उनका एक लक्ष्य है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत देखना चाहते हैं। 2047 तक हम किस दिशा में बढ़ेंगे, और उस समय जब हम आजादी के 100 साल पूरे कर चुके होंगे, तब भारत कहाँ खड़ा होगा? नहीं देखिए, बिल्कुल आज हम 2025 में हैं और 22 साल बाद, 78 साल हो गए, 22 साल बाद देश अपनी आजादी की जब 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो जो हमारे सपने हैं, सबसे बड़ा सपना गरीबी रेखा के नीचे कोई व्यक्ति नहीं रहे, 2 टाइम का उसको भोजन मिले, उसकी छत हो, उसको स्वास्थ्य की उसको सुविधाएं मिले। फिर स्पोर्ट्स का एक जो फील्ड है, मैं मानता हूं कि हम दुनिया की चौथी ताकत हो गए हो, लेकिन आज भी ओलंपिक खेल होता है तो हमारा नंबर 30वें 35वें नंबर पे होता है। एक स्वर्ण पदक हम जीतते हैं तो घरों में दिवाली बन जाती है, और दूसरे देश 50-50 स्वर्ण पदक जीतते हैं। निश्चित रूप से हम खेलों में अभी पीछे हैं। सुरक्षा के मामले में जो हथियार बनते हैं, बहुत से अभी हम बड़े जेट लड़ाकू विमान बाहर से खरीदते हैं, वो स्थिति होनी चाहिए। और बेरोजगारी, सबसे बड़ी चीज हो बेरोजगारी, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, सिर्फ मेक इन इंडिया स्टार्टअप करने से या उसकी योजनाएं शुरू करने से देश की तरक्की नहीं हो सकती। आज बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको उसके मुताबिक रोजगार नहीं मिल रहा। और जो एआई की जो आ रही है अभी नई एक विधा, तो कहते हैं कि उसमें कई लोगों की नौकरियां जाएंगी, वो शुरुआत हमको दिखने लगी। तो इन सब जो चुनौतियां हैं आने वाले समय की, पहले चुनौती क्या थी, हमारे पास अन्न नहीं होता था, हम बाहर से अन्न मंगाते थे, अनाज। आज अब इतना हमारे अनाज है कि जितने लोग हैं हम उनका पेट भरने में सक्षम है। तो अब आज अनाज, रोटी, कपड़ा और मकान एक हद तक है, लेकिन रोटी कपड़ा 90% लोगों की समस्या नहीं रही। उस समय समस्या वो थी। आज समस्या दूसरी है कि हम दुनिया में, जो आपने कहा कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्रों की उसमें हैं, तो हम क्यों तीसरे नंबर की, हम 2047 तक क्यों दूसरे नंबर पे नहीं आ सकते? हम चीन को पीछे क्यों नहीं छोड़ सकते? चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन चीन ने प्रगति तो की है ना। हमारे यहाँ वो क्या विसंगतियां हैं जिनकी वजह से हमसे 2 साल बाद चीन जो आजाद हुआ, वो आज हमसे अगर आगे है, तो कुछ विसंगतियां तो रही होंगी। उसके लिए सभी दलों को बैठ के मिलके, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, यहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं, यहाँ के जो शिक्षा शास्त्री हैं, और तमाम जो विधाओं से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण की हो, जल बचाने की हो, प्रदूषण की हो, पर्यावरण की हो, इन सब की जो क्रीम है, जो जिसके चुनिंदा लोग हैं, जिनकी उसमें विशेषज्ञता हासिल है, और तभी सभी राजनीतिक दल, ये किसी एक राजनीतिक दल का सवाल नहीं है, किसी से एक सरकार का सवाल नहीं है। देश की प्रगति होगी, वो देश के 145 करोड़ लोगों की प्रगति कहलाएगी। सरकारें ठीक है, भले ही तमगा लूट लें कि हमने हमारे उसमें काम हुआ, लेकिन जनता की जो भागीदारी है, और जनता को इस भागीदारी में, इस विकास की यात्रा में ये एहसास दिलाते रहना होगा सरकार को कि जो कुछ हो रहा है वो जनता की बदौलत हो रहा है। सामान्यतः सरकारें क्या करती है, कोई भी चीज हुआ तो सफलता है तो हमारी, विफलता है तो दूसरे की। बिल्कुल। तो जब सफलता का श्रेय आप लेना चाहते हो, जो सरकार में बैठे लोग हैं, तो जिन चीजों में विसंगतियां हैं, जिन चीजों में कमियां हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी होगी। और सब मिलजुल के अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से 2047 में भारत
दूसरे नंबर का राष्ट्र बने, इसमें किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए या आशंका नहीं होनी चाहिए। अब आजादी के 78 साल हो गए, आज भी जब चुनाव लड़े जाते हैं तो मुद्दे वही हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, सड़कों का ना होना, पीने का पानी ना होना। ये मुद्दे कब तक बने रहेंगे? हम इनसे कब आजादी मिलेगी हमको? देखिए, ये कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि जो राजनीतिक दल है, आज जो आदमी 5 साल सत्ता में रहा, वो अगले जब वो विपक्ष में होता है तो उसको सारी चीजें याद आ जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी वो कहती है हमने विकास किया, कल कांग्रेस आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेके करेगी। जिन मुद्दों को लेके आप कांग्रेस को घेरते थे जब आप विपक्ष में थे, ज्यादा दूर की बात नहीं करें, 2004 से 2014, उस दौरान, उस काल में जो विसंगतियां आप ठहराते थे, उन विसंगतियों को क्या आपने पूरा दूर कर लिया? ये सवाल होता है कि आज मान लो डॉलर है, डॉलर आज 87 रुपए 68 पैसे था दिन में, तो डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? हमारा रुपया उतना मजबूत क्यों नहीं हो रहा? कि जिस समय हम आजाद हुए उस समय $1 में 1 रुपया आता था, आज $1 के अंदर 87 रुपए आपको देने पड़ते हैं, तो डॉलर 50 रुपए का क्यों नहीं हो? ये हमने उसकी रफ्तार रोक ली, हमारी सफलता नहीं है। हम 87 रुपए को 60 रुपए क्यों नहीं ला सकते वापस? उसके लिए क्या करना होगा? विपक्ष को साथ लेकर चलना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष तो अपना काम करेगा कि उसको जनता ने विपक्ष की भूमिका में दी है। आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है, ये कर रहा है। भाजपा जब विपक्ष में थी तो भाजपा भी हल्ला मचाती थी, और विपक्ष का काम संसद और सड़क में सरकार को घेरना होता है। वो उसके लिए सुविधाजनक राह पैदा नहीं करेगी, नहीं आप सरकार करिए, हम तो बैठे हैं ताली बजाएंगे, संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया, कई बार संसद नहीं चल रही थी। मुद्दे दूसरे होंगे, आज चुनाव आयोग का मुद्दा है, तब चाहे बोफोर्स का मुद्दा रहा होगा, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि विपक्ष भी इसी देश का पार्ट है। इसी देश के मतदाताओं ने उसको विपक्ष में बैठाया है, तो कल को दूसरी पार्टी को भी विपक्ष में बैठा सकता है। दो की जो भारतीय जनता पार्टी 303 पे पहुंची तो जनता की वजह से पहुंची, और एक जमाने में कांग्रेस भी 400 सीटें जीतती थी। तो सत्ता आने जाने का खेल है, सत्ता स्थायी नहीं है। स्थायी है मतदाताओं का विश्वास। अगर मतदाताओं का विश्वास आपने जीत लिया तो चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो देश की प्रगति के लिए काम करेगा, और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो देश की प्रगति के लिए करेगा। क्योंकि विपक्ष के हाथ में एक वो रहता है कि नहीं, ये अगर सरकार गलत दिशा में जा रही है, कोई संस्था गलत दिशा में जा रही है, उसको रोकना, उसको चेक करना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, और विपक्ष को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी, और नागरिकों के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम देश की प्रगति में अपना योगदान दें। आजादी के 78 वर्ष हमारे पूरे हो गए, अभी भी कुछ ऐसे बेसिक कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, कुछ मुद्दे जैसे कि गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, इनसे भी हम आजादी चाहते हैं, और उम्मीद है जल्दी हमें इनसे भी आजादी मिल जाएगी। ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.